नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम कुछ गंभीर चर्चा करने जा रहे हैं और गंभीर चर्चा करने जा रहे हैं हम विजय लक्ष्मी विजयनाथन जी से, विश्वनाथन जी से। आप जयपुर डायलॉग्स पे विजय जी से कई बार मिल चुके हैं और आपने इनकी पुस्तक जो राजीव मल्होत्रा जी के साथ में स्नेक्स इन द गंगा लिखी थी, उस पर भी हमारी चर्चा हुई है विजय जी से। और उसके पहले भी अगस्त गुरुकुलम के बारे में और अन्य विषयों के बारे में, विशेषकर शिक्षा के संबंधित विषयों के बारे में विजय जी से हम अक्सर मिलते रहे। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक जो विजय जी ने राजीव मल्होत्रा जी के साथ में लिखी है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये पुस्तक है हु इज रेजिंग योर चिल्ड्रन। क्योंकि हम बात करते रहते हैं नैरेटिव्स की, मार्क्सिस्ट नैरेटिव्स की, एजुकेशन सिस्टम के कैप्चर की, वोकिज्म की, और बहुत ही विभत्स हमने एक अमेरिका में इसका एक प्रमाण देखा है अभी अभी, विशेषकर पिछले 4 वर्षों में। तो भारत में क्या हो रहा है इसके बारे में विजय जी से बात करूंगा मैं। विजय जी, ये जो पुस्तक है ये हु इज रेजिंग योर चिल्ड्रन, तो ये किसकी तरफ इसका डायरेक्शन है? हु इज इट डायरेक्टेड टू? ओके, नमस्ते संजय जी। आमंत्रण के लिए धन्यवाद। मैं हिंदी में बोलने की प्रयत्न करूंगी और दोष रहित हिंदी नहीं होगा, सो क्षमा मांगती हूँ। ये पुस्तक तो हु इज रेजिंग योर चिल्ड्रन सबके लिए है, पॉलिसी मेकर्स के लिए है और माँ बाप के लिए भी है, वो जो अपने बच्चों को स्कूल में योजन करके वो एस्पिरेशनल है। बहुत बहुत सारे लोग भारत में अब जो ऑटो वाला से संभाषण होता है वो बोलता है मैं 2 शिफ्ट काम करता हूँ क्योंकि मुझको शिक्षण नहीं मिली, लेकिन मेरे बच्चों को ऐसा नहीं होना, ऐसा स्थिति नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं 2 शिफ्ट काम करके ट्यूशन भी बेच देता हूँ बच्चों को। सो ऐसा है सब लोग। और ये शिक्षण सब प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, सब स्कूल्स में आ रहा है। और हम थोड़ा अच्छा चीज भी है उनमें, लेकिन हम तो जो भारत को तोड़ने वाला वो पॉलिसी विषय के बारे में हमने लिखा है। सो सब कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं बोलते हैं हम, लेकिन गंभीर चीज है उसमें, उसको हमको चर्चा करना चाहिए हमारे समाज में। ये 3-4 विषय शिक्षण में आया है और उसको हमको चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि लोग नहीं जानते हैं ये क्या बच्चों को क्या सिखाया गया है स्कूल्स में। और हम वो उसके अनुसार हमारा चिंतन भी है या नहीं है, वो हम चर्चा करना चाहिए हमको। आपने जो ये पुस्तक लिखी है काफ़ी, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई कुडंट कीप इट डाउन। हालांकि मेरे पास टाइम कम था तो मैं इससे ग्लांस थ्रू किया हूँ। लेकिन सबसे जो इसमें आपका जो इंट्रोडक्शन है, और वो इंट्रोडक्शन में आपने बहुत सारे पैराडॉक्सेस बताए। दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। आई वुड लाइक दैट ये जो पैराडॉक्सेस हैं ये आप शेयर करें कि क्या पैराडॉक्सेस हैं जो हो रहे हैं और जिनको पेरेंट्स खास तौर से और पॉलिसी मेकर्स दोनों ही समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत कुछ पैराडॉक्सेस है। ये वेस्टर्न वाला एजुकेशन भारत में आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, उसका आधार क्या है, इसके लिए वी विल हम ये पैराडॉक्सेस को दिया है। और ये किधर से आ रहा है एक विषय है, और हमारे गवर्नमेंट में कैसे घुस रहा है एक अन्य विषय है। और झारखंड जैसे स्टेट्स में ये सब कैसे आ रहा है। एक पैराडॉक्स है ये जेंडर के विषय में। दूसरा पैराडॉक्स है वो इस्लाम और लेफ्ट का पार्टनरशिप, वो कैसे हो रहा है। और
ये सब हमारे शिक्षण में कैसे आ रहा है, वे यही एक बहुत इसमें जो आपने सबसे पहले लिखा है जो है पैराडॉक्सेस, लेट मी आस्क यू डायरेक्टली, जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मार्क्सिस्ट टेक ओवर ऑफ द यूएसए। हाँ लोग ये समझते हैं कि यूएसए जो है वो तो कैपिटलिस्ट कंट्री है, हाँ तो so ये वो मार्क्सिस्ट टेक ओवर कैसे होगा यूएसए का? सो यूएसए में मार्क्सिस्ट टेक ओवर, सो यूएस एजुकेशन सिस्टम में भी मार्क्सिस्ट, सो जो मार्क्सिज्म दो यूरोप से फ्रैंकफर्ट स्कूल वो अमेरिका लेके आए वर्ल्ड वॉर II के बाद, उधर मार्क्सिस्ट आइडियाज को यूनिवर्सिटीज में बहुत उधर आश्रय मिला था यूएस यूनिवर्सिटीज में। वो उसके बाद उसने डिसाइड किया कि हम ये प्रॉब्लम ऑफ रिप्रोडक्शन है हमारा। सो उसका मतलब ये है कि जो हम सिखाते हैं मार्क्सिज्म को वो लेकिन समाज में माँ बाप फैमिली ने वो आइडियाज को रिप्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हम घुस नहीं सकते। सो इसीलिए वो शिक्षण ही माध्यम है, उसको वो ऐसा चिंता किया और एजुकेशन सिस्टम यूएस में घुस गए और मार्क्सिस्ट एजुकेशन बना गया। तो अब भी ट्रम्प का ये का विक्ट्री हुआ क्योंकि एजुकेशन में ये सारा पूरा ऑल्दो यद्यपि अमेरिका कैपिटलिस्ट है, फिर भी शिक्षण और पैलेस्टाइन के लिए सो यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट होता है, ये सब मार्क्सिस्ट इन्फिल्ट्रेशन हो गया एजुकेशन सिस्टम में, न केवल विश्वविद्यालय में लेकिन किंडरगार्टन टू 10th 12th ग्रेड में भी मार्क्सिस्ट एजुकेशन ही हो रहा है। इसीलिए माँ बाप और सेक्स एजुकेशन एक बड़ा चीज है और इसके लिए ही ट्रम्प आया। बहुत सारी माँ बाप स्कूल बोर्ड से प्रोटेस्ट करते थे, ये क्या चीज सिखा रहे हैं हमारे बच्चों को, और ट्रम्प एक फैक्टर है ये भी ट्रम्प का विक्ट्री के लिए। कैन वी से कि ये जो था, ये जो ये लोग कर रहे थे बेसिकली दैट वाज टू टेक द चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द फैमिली, और डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड द चिल्ड्रन या बिकॉज वो कहते हैं कि द प्रॉब्लम ऑफ रिप्रोडक्शन एक बहुत गंभीर विचार है मार्क्सिज्म में, कैसे सोसाइटी अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, कैसे हम रोकें ये रिप्रोडक्शन। सो ये कल्चर द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं ये आइडियाज, ये वैल्यूज फैमिली देता है, ये सब सबको तोड़ना है, फैमिली को तोड़ना है। इसीलिए क्वियर थियोरी को लेके आया। क्वियर थियोरी माने केवल LGBT के लिए, LGBTQ के लिए नहीं, क्वियरिंग माने तोड़ना, बॉर्डर्स को ब्रेक करना, सो मेल फीमेल बाइनरी को तोड़ना, और माँ बाप पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बाउंड्री को तोड़ना, ऐसा। सो सब कुछ तो, और सेक्स भी, पीडोफाइल और इंटरजेनरेशनल सेक्स को अनुमति देना, सो ये सब क्वियरिंग है। सो ये बहुत खतरनाक चीज है, ये हमारे देश में भी आ रहा है इस एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के in the guise of education standards. The second paradox you mentioned, billionaires helping dismantle capitalism and meritocracy. Okay. That's again is a great paradox. So ये बिलियनर्स है, वो मेरिटोक्रेसी द्वारा ही $1 बिलियन बने हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सो मार्क्सिज्म को उपयोग करके वो, सो ग्लोबलिज्म, ये ग्लोबलिस्ट एक शब्द है, बहुत सारे लोग अब ये ग्लोबलिस्ट ऐसा बोलते हैं बिल गेट्स के लिए या जॉर्ज सोरोस के लिए। सो ग्लोबलिस्ट अपना नियंत्रित करने, विश्व को want to control the world, want to control the world, अपने आदेश से के अनुसार वो कंट्रोल करना चाहते हैं। और हम ये देखे हैं कोविड के समय में, थोड़ा सा अनुभव दृष्टांत हो गया हमको, कैसा जो आयुर्वेद वैद्य थे उसका उपचार सब वो गवर्नमेंट नहीं किया है। सो यद्यपि वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट अच्छा था,
तथापि वो अनुमति नहीं दिया उसको टू अनाउंस दैट ये आयुर्वेदा ट्रीटमेंट वर्क करता है या नहीं है. सो बिकॉज WHO ने गवर्नमेंट से बोला ऐसा यही एक ही ट्रीटमेंट होगा, वैक्सीन सबको लेना चाहिए और घर में रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सब बाहर से आया हमारे ये सब नियम. इसीलिए हमको ये हेवी हैंडेडनेस एक बार हम देखे थे कोविड के समय में. और एक पैंडेमिक ट्रीटी भी रिसेंटली लास्ट जुलाई में सब देशों ने साइन किया. उसके ट्रीटी के अनुसार आगे कुछ पैंडेमिक आया तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही सब कुछ कंट्रोल करेगा. हम अपना सॉवरेनिटी को हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, देने के लिए हम साइन किया. ऐसा हेवी हैंडेड, वेयरएज यूएस ने ऐसा नहीं किया. यूएस ने कुछ स्टेट्स ने बोला हम ऐसा नहीं करेंगे, हमको अपना सॉवरेनिटी चाहिए, कैसा पब्लिक हेल्थ पॉलिसी हमको अपने हाथ में मैनेज करने के लिए हमका हक चाहिए, ऐसे बोल के वो प्रोटेस्ट किया. इसीलिए ट्रम्प ने अब चुनाव के बाद उसने बोला कि मैं WHO से मैं विड्रॉ करूंगा. अमेरिका WHO को फंडिंग नहीं दे, आगे नहीं देंगे ऐसा, इसी कारण के लिए. बिकॉज वो ग्लोबलिस्ट जो मेरिटोक्रेसी और कैपिटलिज्म के द्वारा वो अमीर बन गए, वो ये कंट्रोल नाउ अब वर्ल्ड को, विश्व को कंट्रोल करना चाहते हैं. यही है वो पैराडॉक्स. और मार्क्सिज्म एक अच्छा उपकरण है कंट्रोल करने के लिए, गुड इंस्ट्रूमेंट है. गुड इंस्ट्रूमेंट, राइट. और इसीलिए दैट जेंडरिज्म एंड ट्रांसजेंडरिज्म ये सारा इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि बच्चे तो बिल्कुल ही जो ग्लोबल एजेंडा है उसी पे चले और आगे जाके उनके टूल्स बन जाए उनके. ये है. और ये एजुकेशन में SDGs है. कैसे ये ग्लोबलिस्ट ये कंट्रोल करते हैं. यूनाइटेड नेशंस ने SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 बनाया और सब देशों ने उसमें हस्ताक्षर लिखा से हाँ हम 2030 के पहले हम ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरी करेंगे. उसमें 17 गोल्स है और उसके नीचे 160 ओवर 160 गोल उद्देश्य है, छोटा गोल्स ऑब्जेक्टिव्स है. उसमें एजुकेशन भी एक चीज है. सस्टेनेबिलिटी और एजुकेशन का क्या संबंध है आप बोल सकते हैं, बट उसकी एजुकेशन और हेल्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3 और 4 में कुछ प्रॉब्लम्स है. UN ने क्या किया, उन्होंने बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सब देशों अपने कानून के अनुसार इसको पालन करो, ये गोल्स को पालन करो. चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपने नियमों और कानून को सब बदल दिया और बोला नियम हमारे कानून के अनुसार हम जाएंगे. वेरएज इंडिया ने क्या किया, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा का पूरा हम लेके आए. और नीति आयोग, जब आप नीति आयोग के डैशबोर्ड को देखेंगे आपको एक एक प्रश्न उत्पन्न होगा ये मन में, ये किसके लिए ये काम करते हैं, ये ग्लोबलिस्ट यूनाइटेड नेशंस के लिए काम करते हैं या भारतीय नागरिक के लिए काम करते हैं. ऐसा एक प्रश्न उत्पन्न होगा, आप जाके देखिए, क्योंकि वो सब डैशबोर्ड वो निर्वाह किया है, वो प्रतिवेदन करते हैं यूनाइटेड नेशंस के लिए एजुकेशन के बारे में. और 4 चीज एजुकेशन के अंदर आ गया, या 4 सब्जेक्ट्स. एक है कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन, दूसरा है सोशल इमोशनल लर्निंग, तीसरा है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन और चौथा है एनवायरमेंटल एजुकेशन. ये जब 4 चीज अंदर घुस गए हैं एजुकेशन सिस्टम में, आपको ये प्रश्न करना है कि क्या किस सब्जेक्ट का त्याग हो रहा है, बिकॉज टाइम नहीं है. एक दिन में रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, साइंस सब करने के लिए ही टाइम नहीं है. ये 4 नया सब्जेक्ट अंदर लेके आए और किसका त्याग हो रहा है, एक प्रश्न पूछना है. और जब आप देखेंगे हमारा भारत का रीडिंग, राइटिंग और गणित, या पढ़ना लिखना और गणित, वो
ऐसा नीचे आ रहा है। 8th स्टैंडर्ड बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड गणित नहीं कर सकता है, सेकंड स्टैंडर्ड लेवल, सेकंड क्लास के लेवल का पढ़ना लिखना नहीं कर सकता है। 50% ही एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकता है 8th स्टैंडर्ड में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को छोड़ दीजिए। या ऐसा स्थिति है गणित में। हम तो सेक्स एजुकेशन लेके आ रहे हैं। सो एक प्रश्न पूछना चाहिए, ये सेक्स एजुकेशन में क्या नया है? ये कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन है। हम पहले सेक्स एजुकेशन करते थे, ये सेक्स एजुकेशन और कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी में क्या अंतर है, इसको हम समझना चाहिए। सो मार्क्सिस्ट लोग बहुत चतुर लोग हैं, वे भाषा को ऐसा मैनिपुलेट करते हैं। या सो सेक्स एजुकेशन क्या कॉम्प्रिहेंसिव या व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव कैसा सेक्स एजुकेशन कॉम्प्रिहेंसिव होता है? सो कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन होता है, वो हम HIV एड्स के बारे में शिक्षण देते हैं, सेक्सुअल हाइजीन के बारे में शिक्षण देते हैं, और एडोलेसेंट को बॉडी चेंजेस के बारे में शिक्षण दिया जाता था, और इंद्रिय निग्रह कैसे करेंगे सेक्सुअल मैटर्स में, क्योंकि रोगों यौन संबंधित रोगों को हटाने के लिए कैसे इंद्रिय निग्रह करना है, इसका शिक्षण हो जाता था। अब कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन ये है कि अपना यौन इच्छाओं के पूरी करो। छोटे छोटे बच्चों को हम बोलते हैं यौन इच्छाओं को पूरी करो। मैस्टरबेशन खूब करो। मैस्टरबेशन का हाउ टू स्टेप बाय स्टेप करने का भी पुस्तक है। हाँ, सो और माँ बाप नॉट येट इन द करिकुलम दो। नो, या झारखंड में ये सब पूरा किया। सो ये यूएन वाले क्या करते हैं, जो भ्रष्ट सरकारों को निशाना करके वो उसमें घुस जाते हैं। सो झारखंड से 2010 हमने केस स्टडी उधर दिया। 2010 से 2000 अभी तक सेक्सुअलिटी एजुकेशन लाखों छात्रों का सेक्स एजुकेशन हो गया, मैस्टरबेशन का शिक्षण हो गया, ये सब हो गया झारखंड में। और ये टाटा का एक एनजीओ है भारत में, उसका नाम है पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। वो JRD टाटा ने आरंभ किया, और लेट रतन टाटा भी उसमें चेयरमैन थे। सो पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नीति आयोग का पार्टनर है ये सब सेक्स एजुकेशन दिलवाने के लिए। HCL फाउंडेशन भी एक पार्टनर है, टीचर ट्रेनिंग, सब ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग करने के लिए। तो ये अभी तक नहीं हुआ, बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर अब बना रहे हैं वो सब लेके आने के लिए। और प्रारंभ में वो ऐसा बेनाइन होगा और उसको स्विच करेंगे आसान से, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनिक पे प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं, और दूसरा AI बॉट्स का उपयोग करता जा रहा है। सो माता पिता जो है और अध्यापक जो है, दो जो गेटकीपर्स है बच्चों का सुरक्षण के लिए, उसको साइडलाइन करने के लिए ऐसा उपाय उन्होंने सोचा है। वो भी लिखते हैं ऐसा अपने रिपोर्ट पे। ये माँ बाप तो वो अगली युग के हैं, पिछले युग के हैं, वो समझ नहीं पाए कि ये ऐसा लेटेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन कैसे करना है। सो इसके कैसे हटाएं। और ये टीचर्स भी, झारखंड ये बड़ा केस स्टडी है, UN का एकदम बड़ा केस स्टडी है। वो उस केस स्टडी से बहुत कुछ सीखे हैं UN लोग और NGOs। और ये अफ्रीका में, बेनिन, टांजानिया, इंडोनेशिया, ये सब अन्य देशों में इस प्रोग्राम को उधर भी लेके जा रहे हैं। सो ये सब जगह में नहीं हुआ है ये सेक्स एजुकेशन, लेकिन ये आ रहा है, और वो सिस्टमैटिकली उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और NGO सब कुछ काम कर रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली पूरा का पूरा जो इनका जो ग्लोबल गेम बोर्ड है, वो ट्रम्प के आने से डिस्टर्ब तो हुआ है। ये जो डिस्ट्रप्शन है, ये इज दिस अ फंडामेंटल चेंज और जस्ट अ ब्लिप? नो, सो फंडामेंटल चेंज है अमेरिका में, लेकिन इधर लेकिन
हम तो आजकल यहाँ तो मानसिक गुलामी चलती है ना, जो अमेरिका में चेंज हुआ तो वो यहाँ भी होगा। नहीं, बट लेकिन ये फॉरेन पॉलिसी का टूल हो सकता है। जो यूएस एड का ये सीआईए, ट्रम्प ने यूएस एड को क्लोज किया 2 हफ्ते पहले, राइट? सो उसमें क्या, सो यूएस एड भी नीति आयोग के साथ एक सोशल इमोशनल लर्निंग का प्रोग्राम को फंड करती है, यूएस एड करता था। और वो सब यूएस एड का काम स्टेट डिपार्टमेंट में वो ले जाएंगे। जहां यूएस के अनुसार जो रेजिम चेंज करना है या कुछ करना है, वो स्टेट डिपार्टमेंट में करेंगे। यूएस एड को बंद किया था क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मानते, वो अपने आप कुछ काम कर रहे थे। वो स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर आके वो ही काम करेंगे फ्यूचर में बांग्लादेश में या अदर स्टेट्स में। हमको यूएस को डिपेंड करके कुछ फायदा नहीं है। हमको अपने आप ड्यू डिलिजेंस करना है, क्या क्या शिक्षण। कोई रक्षाकर्ता नहीं आएगा हमको रक्षा करने के लिए, हम अपने आप को रक्षा करना चाहिए। ये सेक्स एजुकेशन, या सेक्स एजुकेशन भी विवाह पूर्व यौन संबंध को वो कैसे सहमति, बच्चे कैसे सहमति देने के लिए वो शिक्षण देते हैं, ऐसे सब चीज है। और ये ट्रांसजेंडरिज्म भी आया है। दिस अभिव्यक्ति, लिंग का कैसा अभिव्यक्ति हो, जेंडर एक्सप्रेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी कैसे। बच्चों को बोलते हैं कि ये लिंग का कुछ स्त्री और पुरुष ऐसा नहीं है, वो फ्लूइड है। जो मन में आया तुम परिवर्तन कर सकते हो, सुबह स्त्री बन सकते हो, रात में पुरुष बन सकते हो। ऐसा कंफ्यूजन वो व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं, वो सिस्टमैटिक रूप से सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और ये टाटा, एचसीएल, ये सब इनको लेके आए हैं। और यूनेस्को और यूएन, डब्ल्यूएचओ, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस हमारे मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं। तो यही अफसोस की बात है, ये सब घुस गए हैं। हम अभी हमको ये एक्शन लेके उनको हटाना चाहिए। वो तो है, वो तो देखा है मैंने, जो मिनिस्ट्रीज का जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो हर मिनिस्ट्री, ख़ास तौर से एजुकेशन में, तो वो दुनिया भर के कंसल्टेंट लगा रखे हैं। ये कंसल्टेंट एनजीओज होते हैं, वो एनजीओज की फंडिंग वंडिंग वो सब जो है, वो सब पूरा का पूरा घालमेल है। और इट इज़ गुड कि आपने ये जो है चीज़ पॉइंट आउट की। एंड नीति आयोग एंड मिनिस्ट्रीज, दे आर मोस्टली, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि the IAS tribe is largely ignorant, और they have no skin in the global game as such। उनको तो अपना करियर ही सब कुछ चाहिए, और करियर जो है वो IAS में ऐसे नहीं बनता। करियर में आपका तभी बनता है when you are a conformist। जो आप conformist होंगे तभी आपका करियर बनेगा। So you cannot expect much out of a conformist bureaucracy। That is point number 1। और पॉइंट नंबर 2 ये, जो अब अवेयरनेस तो आई है धीरे धीरे, और हम लोग भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने तो बहुत पहले से ही इसको कर रखा है, लॉन्च कर रखा है, और अब विजुअल मीडियम से काफ़ी जगह पे पहुंच रही है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक आपने टॉपिक लिया है, रीपर्पजिंग गांधी फॉर मार्क्सिज्म। तो कैन यू एक्सप्लेन दैट प्लीज? रीपर्पजिंग गांधी फॉर मार्क्सिज्म। Okay, so और this is your part one. Yeah. Okay, repurposing Gandhi from Marxism। एक so हमारा यूनेस्को ने okay, before I talk about that, एक just like comprehensive sexuality education, एक अन्य सोशल इमोशनल लर्निंग आया है। सोशल इमोशनल लर्निंग क्या है? सब लोग बोल सकते हैं बच्चों को सोशल भी होना चाहिए, इमोशनल बैलेंस भी होना चाहिए। उसमें क्या वो अच्छा ही। तो सोशल इमोशनल लर्निंग क्या होता है? सोशल इमोशनल लर्निंग ये होता है, वो उसमें अच्छा चीज भी है, मेडिटेशन है, ओमकार का चांटिंग भी है, सब है, योगा भी है, लेकिन उसमें बहुत सारा डेटा
कलेक्ट करते हैं। सो कंपनीज ये स्पॉन्सर करते हैं और बच्चों का K-12 में बहुत सारा सर्वे आफ्टर सर्वे, एक प्रश्न के एग्जाम परीक्षा के पहले सर्वे लेते हैं, परीक्षा के बाद सर्वे लेते हैं, ऐसा सर्वे लेकर उनका माइंड का इमोशनल मैपिंग करते हैं। ये भी यूएस में हुआ है और ये प्रॉब्लम्स है। यूनेस्को ने 2014 में एक कैटेगरी 1 इंस्टीट्यूट दिल्ली में आरंभ किया। टैक्स पेयर मनी इन इंडिया, बहुत गर्व से भारत ने बोला, ओ हमारे दिल्ली में कैटेगरी 1 इंस्टीट्यूट आ गया यूनेस्को का, कितना गर्व की बात है। सो यूनेस्को कैटेगरी 1, उसका नाम है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड पीस। सब अच्छी शब्द है यार उसमें। सो वो सेंटर सोशल इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम्स करते हैं। सो क्या करते हैं, वो ही बोलते हैं हम बिहेवियरल साइंस साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंस साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस को लेके हम बच्चों का माइंड को रिवायर करते हैं, उनको भावनाओं को परिवर्तन करते हैं। सो कैसे करते हैं वो बोलते हैं हम 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो यूएन ने मैंडेट किया, 2 गोल्स को वो कॉन्ट्रडिक्टरी है, विरोध है, राइट, उनको हम बच्चों को फीड करते हैं। उदाहरण देती हूँ, छोटा बच्चों के लिए वो बोलते हैं, वो अपना सीमा, देश का सीमा, सॉवरेनिटी के बारे में सब बोलते हैं, रक्षा करना सब। और माइग्रेशन के बारे में, इतना अच्छा चीज है माइग्रेशन, कल्चरली एनरिच करता है माइग्रेशन, लीगल या इलीगल दोनों, इकोनॉमिक स्थिति को उत्थान करता है माइग्रेशन, ये सब बोलते हैं। सो कल रोहिंग्या मुस्लिम लोग आते हैं, सो बच्चों को बोलते हैं तुम क्या करोगे। सो एक बच्चे के मन में एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है, एक तो देश का रक्षा करना, दूसरी तो ये बोलेंगे तो हम दया दिखाना, और माइग्रेशन एक पॉजिटिव चीज है। सो हम कैसे ये दोनों थॉट्स को हम रिकंसाइल करें। सो ऐसा क्या होता है, वो बच्चों के मन में कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है, वो ही बोलते हैं हम कॉग्निटिव डिसोनेंस करते हैं, ऐसा विपरीत आइडियाज को लेके। छोटे बच्चे हैं, उनको प्रोसेस करने का उनको स्किल नहीं है। सो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है, वो अपराध या भय में प्रकट होता है। वो ये महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट बोलता है हम पर्पसली हम कॉग्निटिव डिसोनेंस करते हैं, और देन उसमें से उसका भय या अपराध होता है, हम सोशल इमोशनल लर्निंग देते हैं, और वो एक्टिविस्ट बन जाते हैं। ऐसा है, वो फीलिंग्स को, वो अपराध या भय को चैनल करने के लिए सोशल इमोशनल लर्निंग देते हैं। सो हम एक्टिविस्ट बनाते हैं उनको, और दूसरा सेट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स देते हैं। सो ऐसा सर्कल पे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस देके उसको एजिटेट करके, एंग्शियस करके, डिप्रेशन होके उसको जन कैसे ये फीलिंग्स, ये इमोशन को चैनल करने के लिए सोशल इमोशनल लर्निंग। सो ऐसा ही उनका वो लक्ष्य है, वे बोलते हैं साक्षात वो वेबसाइट में। सो दैट इज द महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर। महात्मा गांधी ऐसा नहीं बोलेगा राष्ट्र में सब कुछ ओके, आई मीन महात्मा गांधी काम मार्क्सिस्ट। सो ऐसा, और ऐसी बात को वो लेके महात्मा गांधी के नाम पे वो एक इंस्टीट्यूट प्रारंभ किया है, और ये इंस्टीट्यूट सब लोग को ट्रेन करता है, और बच्चों का डेटा भी लेता है। सो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, सोशल इमोशनल लर्निंग के नाम पे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ये प्रोड्यूस करता है। ये तो दूसरा प्रॉब्लम है हमारा। ये जो सोशल इमोशनल लर्निंग, प्रतिदिन एक MOU साइन किया जाता है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट और कुछ ना कुछ कॉलेज या स्कूल से। सो विश्वविद्यालय में भी आ चुके हैं ये सोशल इमोशनल लर्निंग, ये 21st सेंचुरी स्किल्स बोलते हैं। सो ये शब्द सब अच्छा होता है ना, बच्चों को बोल रहे हो, ये बच्चों को हम 21st सेंचुरी स्किल्स सिखाते हैं। ये 21st सेंचुरी स्किल्स क्या होता है, हमको प्रश्न पूछना चाहिए। जी जी, ये आपका जो पार्ट 2 है, इसमें आपने ये क्रिटिक किया है, क्रिटिक ऑफ इंडियाज वोक एजुकेशन।
So I think you can detail that a little bit. ये थोड़ा सा इसको आप बता सकते हैं। तो साथ में एक चीज़ और भी देखेंगे, क्योंकि अभी जो हमारे जो चेंजेस थोड़े से आए हैं एनईपी में, उसमें थोड़ा स्ट्रेस है इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर। आईकेएस जो है वो और अभी जो मैं व्हाट आई एम लर्निंग स्पेशली इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, it's becoming quite fashion to go for अगर IKS. आंसर एन आईकेएस क्वेश्चन, तो एक तो आईकेएस अलग से साइलो में नहीं शिक्षण नहीं वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इफ यू हैव टू स्टडी आईकेएस प्रारंभ से किंडरगार्टन से कंठस्थी करणम सब करना है क्या। सो व्याकरण बिना कोई शास्त्र पढ़ नहीं सकते, मीमांसा बिना कोई तर्क शास्त्र बिना कुछ शास्त्र नहीं पढ़ सकते। सो कॉलेज में बहुत देर हो गया भाई, वो कंठस्थी करणम के लिए, और वो शास्त्र मूल शास्त्र को पढ़ने के लिए व्याकरण का आवश्यकता है, सब कुछ का आवश्यक, जो टूल्स है ना उसको उसके ज्ञान का आवश्यकता है। केवल जो कॉलेज जाके इंग्लिश अनुवाद को पढ़ के वो सुपरफिशियल नॉलेज होता है। सो दैट तो एक, और दूसरा तो है हमारा आईकेएस होना, तो हमारा आईकेएस यू का उपयोग करके हमारा मैथमेटिक्स करना है। तो लीलावती गणित शास्त्र में ये सब उपयोग करके हमको गणित को पढ़ाना चाहिए। सो ऐसा वेस्टर्न, ये अब तो आईकेएस अलग एक बॉक्स में है, हमको ये वो इंटीग्रेट करना है सब सब्जेक्ट्स में। सो ये ही प्रॉब्लम है। और तीसरा है वो एनईपी के, जब आप एनईपी का फर्स्ट पेज पढ़ें, अब तो मुझे लगता है वो एनईपी वो एसडीजीज को अलाइनमेंट करने के लिए ही लिखा है। वो ये सब सोशल इमोशनल लर्निंग ये सब चीज उनमें है एनईपी में। और एनईपी में भी बोला है ये लक्ष्य है एनईपी का एसडीजी 2030 को अलाइनमेंट हम पूरी करने के लिए। सो आई समटाइम्स क्वेश्चन इज द एनईपी was written more to please the UN than to get Indic knowledge systems या भाषा or any of that. If you go back and read this now, you will understand all these words are there in NEP. Like हम वसुदैव कुटुंबकम ऐसे बोलते हैं, वसुदैव कुटुंबकम ऐसा हम, वो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन क्या होता है। चाइना में उदाहरण देती हूँ, तो तीसरा है, सो एक तो कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन, दूसरा सोशल इमोशनल लर्निंग, तीसरा तो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। तो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन हम तो में रोहिंगा मुस्लिम्स का वो माइग्रेशन, प्रो माइग्रेशन ऐसा हमारा शिक्षण होता है। चाइना में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन कैसा, चाइना ग्लोब उनका विजन ऑफ द वर्ल्ड एंड ग्लोबलिज्म। सो चाइनीज विजन ऑफ ग्लोबलिज्म भी है। So they teach their children Belt and Road Initiative क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या ट्रीटी है और क्या क्या लॉज है, उनके बारे में वो शिक्षण देते हैं। हम तो ये महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट से सब एक है, रोहिंग्या मुस्लिम्स आने दो, खालिस्तानी आने दो, कश्मीर से आतंकवादी आने दो, सब कुछ ओके है, ऐसा शिक्षण देते हैं। So that is the problem with our global citizenship education. Out the chautha is the environmental education. In fact, the US State Department has funded a lot of money in Bharat mein for environment, for climate podcast, yeah, sustainable climate podcast. So climate podcast में क्या वो funding दिया है देखे तो they've given what is masculinity in India and how does it affect LGBTQ. So LGBTQ or masculinity in India to asking 5 and 7 year olds. So वो social media influencers को उत्पन्न करने के लिए ये funding देता है US government, State Department द्वारा, yeah, under the name of climate podcast, and to get social media influencers, young social media influencers. So ये सब, so when you see climate has LGBTQ in it, climate has transgenderism in it. So all the words don't mean anything. This sustainability has all these things under it, correct? So these are the 4 things. Now Niti Aayog is the epicenter. वो एक केंद्र है, उसमें
फॉरेन एनजीओज आते हैं लॉबी करने के लिए. इनफैक्ट प्लान्ड पेरेंटहुड एंड ऑल इन द रिपोर्ट बैक टू अमेरिका दे से 3 legislations we have successfully implemented in India in the past year, in 2022. क्या वो 3 legislations I do not know, but so there, you know, so they had lobby. So एक काम है नीति आयोग का, आउटसाइड गेटवे है, वो सब फॉरेन एनजीओज या यूनेस्को सब आके लॉबी करने के लिए. दे आर द एजुकेशन पार्टनर्स, एजुकेशन कंसल्टेंट, फंडिंग पार्टनर, सब ऐसा लोग है. या दे ऑल कम इनटू. Then once the lobby is successful, Niti Aayog makes a recommendation to the government. वो change, कानून परिवर्तन होता है. Once the law is changed, from underneath they have toolkits and programs. So sex education, सब सब जगह होना चाहिए. So immediately they have sex education and they train everything. Now you just take sex education. It comes in 3 ways. Yeah. So 3 रास्ते हैं सेक्स एजुकेशन अंदर घुसने के लिए. एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एजुकेशन. सो वो बोलते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी बहुत मुश्किल है क्योंकि वो टीचर्स भी नहीं मानते, पेरेंट्स भी विजिलेंट है, सो बहुत कष्ट है हमारा. सो क्या करें? सो हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से घुसेंगे. सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में एक कार्यक्रम है कॉल्ड राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम. या So it has some good things also. It's about Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram. So udhar क्या होता है? There are adolescent friendly clinics है. Yeah, clinics that are very friendly to adolescents all over villages all over India. Now इसमें ये न्यू कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन में ये बता जाता है कि तुम अपनी यौन इच्छाओं को परसू करो, तुम पूरी करो, और जब प्रेग्नेंट हुआ तो फिक्र मत करना, कुछ दिक्कत नहीं है, हम भ्रूण हत्या को से संभाल लेंगे. पिल वाला भ्रूण हत्या कर सकते हैं, अन्य मार्ग हैं. सो भ्रूण आई मीन सो अबॉर्शन सो इजी है, तो फिक्र मत करना. सो ऐसा बोलते हैं हम गर्ल्स को. या सो ये एडोलेसेंट क्लिनिक्स है. दूसरा चीज है वो पीयर एजुकेटर, सहपाठी. सो ये एनजीओज आके ये पीयर एजुकेटर्स को ट्रेन करते हैं सेक्स मैटर्स में, सो दैट अन्य युवाओं ये पीयर एजुकेटर्स के पास जाके ज्ञान लेते हैं, सेक्स क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा. या द थर्ड थिंग इज ये रोबोट, यूएनएफपीए ने एक रोबोट को एक एआई रोबोट को फंडिंग किया. उसका नाम है स्नेह एआई. सो माँ बाप से कुछ नहीं पूछना, स्नेह एआई तुमको ज्ञान दे सकता है. तो कुछ दिक्कत होगा, तो कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो स्नेह एआई से पूछना, प्राइवेसी भी होगा, और कुछ कोई किसी को नहीं पता चलता है क्या तुम्हारा स्थिति है, और मैनेज करेंगे. या और एक दूसरा कार्यक्रम है आयुष्मान भारत. आयुष्मान भारत से, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से है. उसमें दिया गया है 2 वेलनेस एम्बेसडर प्रत्येक विद्यालय में. 2 वेलनेस एम्बेसडर्स को हम रखें, या टैक्स पेयर मनी से. या और ये कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन को सिखाने के लिए. सो हम गणित और पढ़ना लिखना नहीं सिखा सकते, और प्रत्येक विद्यालय में 2 सो कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन टीचर्स हम शिक्षकों को नियुक्त किया है. या नाउ ये इट्स अ स्कैंडल. एंड नाउ हु इज गोइंग टू टीच ये ट्रेनिंग? या ये कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन वेलनेस एम्बेसडर्स कौन ट्रेनिंग देगा? ये टाटा पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, टाटा वाला फाउंडेशन, वो ट्रेनिंग सब देंगे. वो RKSK राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में वो क्लिनिक्स है ना, वो कौन चलाएगा? वो एनजीओ चलाएंगे. वो सहपाठी, वो पीयर एजुकेटर्स है, उनको कौन ट्रेनिंग देगा? वो एनजीओ करेंगे. सो गवर्नमेंट ने ऐसा व्यवस्था किया और एनजीओ को सब लेके आया अंदर. या और इसमें बहुत अफसोस की बात है कि पेरेंट्स को अलग रखे. ये प्लेटफॉर्म्स, ये एप्स, साथिया एक ऐप है युवकों के लिए,
स्नेह AI ऐप है. सो पेरेंट्स को नहीं मालूम भी है ये क्या हो रहा है. और इतना भी नहीं, नीति आयोग ने अपना एक अटल क्रिएशन लैब है उसमें. नीति आयोग वो फंडिंग देता है अटल इनोवेशन लैब. एक स्टार्टअप को, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन स्टार्टअप को अपना नीति आयोग फंडिंग दे चुका है. तुम जो फ्रंट डोर से नहीं कर सकते वो आउटसोर्स किया है एक स्टार्टअप को. सो वो कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन फाइलने के लिए. तो वो इट्स नॉट नेग्लिजेंस, बट संकल्प लेके ऐसे किया है. शोध करने में ये पता चलता है वो संकल्प करके ही ऐसा किया है. अदरवाइज हु विल स्पेंड, हु विल इन्वेस्ट इन अ स्टार्टअप, नीति आयोग स्टार्टअप. एक It is स्टार्टअप also this, what we call the validation complex. Yeah, but you also wonder, right, when they report all this. Especially मैं आपको बोल रहा हूँ जो हमारे, क्योंकि जो मिनिस्टर्स हैं वो तो मोस्टली बिजी इन अदर मैटर्स, उनको जो है पॉलिसी वॉलिसी से कुछ ज़्यादा लेना देना होता नहीं. लेकिन ये जो हमारे जो साथी लोग हैं वो इस वैलिडेशन कॉम्प्लेक्स में से बहुत अधिक सफ़र करते हैं. उनको वेस्ट का वैलिडेशन चाहिए हर समय. और चूंकि ऊपर वालों को, मिनिस्टर्स वगैरह को, उनको कोई विशेष उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो ये नीचे से ऐसे ही करते रहते हैं, इतना वैलिडेशन लेते रहते हैं. Yeah, so you spending taxpayer money. So अब अमेरिका में डोज आया है, ऐसे ही हमको भी नीति आयोग का एक we should do an audit of नीति आयोग. What is the expense? Whom are you reporting to? Because they report to the United Nations. भारतीय नागरिक का कुछ लेना देना नहीं है उनका, ऐसा दिखता है. I do not know. From what I see, this is what I see. So we should ask, क्या कर रहे हैं आप, किसके लिए काम कर रहे हैं आप. अब आपका जो ये इसमें है, आपने सोल्यूशन भी प्रपोज किया है इसमें, और ये जो पार्ट 3 है आपका, इसे लर्निंग फ्रॉम इंडियाज पास्ट एजुकेशन सिस्टम. और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, one second. So one is through, I just want to tell you the third thing, which is also very dangerous, which you probably might agree. So one is through education ministry, one is through health ministry. तीसरा रास्ता है legal interventions. Oh yes. So through the judicial. Through the judicial. So what they have done है, सेक्स के सहमति के लिए वो उम्र कम करने के प्रयास हो रहा है. वो with UNICEF. Yeah. So 18 years है, the POCSO Act है, वो प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन के लिए. वो उसे बोला गया है कि 18 के नीचे चाइल्ड है, सो सेक्स करना मना है. Yeah. So now they're trying to bring the age from 18 to 16 for sex अनुमति. Now वो POCSO को there was some problem with it, so वो आगे नहीं गया, so वो प्रयास असफल हुआ. They have been trying. तो वो एक वो भी तो है ना, they tried that, वो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने स्ट्राइक डाउन कर दिया. मैरिज फॉर सेम सेक्स मैरिज they tried, और वो मैरिटल रेप वाला जो है उसको चला रहे हैं. All these things they are trying to do. And then there is also the age for marriage for Hindu girls is now from 18 to 21. नीति आयोग का ये रिकमेंडेशन है. किस आधार पे रिकमेंडेशन, दावा पे रिकमेंडेशन किया, देखा तो वो एक कैजुअल सर्वे युवाओं को दिया, और युवाओं बोला या 22-23 is a good age for marriage. So 18 से 21 बना दिया, ऐसा ही. और मुस्लिम, that's not been accepted and not likely to be accepted. It is interim, right? It's going to get accepted is what they said. There's no opposition, right? No. There is a lot of opposition there. अब तो सोशल मीडिया पे ही बहुत opposition हुआ है इसके ऊपर. For Muslims, right? It's 15. For Muslims, now they are coming up with UCC. So let's see how far it goes. It has happened in Uttarakhand. That was a pilot project. Now it is likely to be replicated elsewhere. I hope so. Now the third thing is this गर्भपात के लिए, this गर्भधारण this अवधि को only to become 24 सप्ताह बन चुके हैं from 21. So 6 months, up till 6 months you can have abortion,
right? So you put all these things together. On one side, you're telling girls, go for sex education, you go for sex, apna desires ko puri karo, or all kinds of sex ko desires, erotic, this, that, sab kuch karo, no problem. Yeah. Second, you're saying shadi mat karna, wait till 21. On third side, you're saying you bring down the age of consent. 16 ko you try and push it, make it lower. On the fourth side, you're saying, okay, if you get pregnant, abortion bhi no problem, dikkat nahi hai, 24 weeks tak kar sakte hain. 24 weeks mein fetus alive hai, viable hai bahar. So these are all ethical questions. So you see where this is all going. So this is like the third path through which this is all coming in. But go ahead with your last part of the book. Yeah, the last part of the book where you propose solutions, learning from our past systems. Ji. So what do you have to suggest as solutions to that? So one thing that the NEP should have asked is, who is the person being educated? Who's the individual, right? So we have enough, starting with the Purusharthas, how do we have, Paravidya, Aparavidya, all of this, there is so much in our own Shastras that we can learn from. Then we talk about this whole putting in of samskaras, right? How do you put good samskaras in? Now, before we start all this, we give an example of, I don't know if you had a chance to read that, Sanjay ji. We talk about this whole education system called which educated the bus, the steam engine of education. So there's a big story in 1700s. What happens, right? Madras mein, in the Madras colony, a lot of अनाथ बच्चों को छोड़ के ये ब्रिटिश ऑफिसर्स गए वापस. सो एक एग्मोर में ही एक एग्मोर में एक मद्रास मेल असाइलम बन के ये सब बच्चों को ब्रिटिश ने एक हॉस्टल जैसा निर्माण करके उसमें रखा था. और उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम था, बिहेवियर का प्रॉब्लम था, वो शिक्षण नहीं दे पाते, वो just horrible, all kinds of problems. So एक बेल, एंड्रू बेल नाम एक पास्टर को, वो अमेरिका जाके प्राइवेट ट्यूटर था, तो वो स्कॉटिश पास्टर थे. उनको बोल के ब्रिटिश ने बोला, तुम मद्रास जाओ और ये मद्रास मेल असाइलम को कुछ भी करो, बाइबल सिखाओ, कुछ भी करो, बिकॉज क्योंकि वो हमारा आधा एंग्लो इंडियन बॉयज है, हमारा भी है, सो उसके लिए कुछ भी करो. सो एंड्रू बेल आया मिड 1700s में, और वो देखा कि ये दिस इज, बहुत परेशान हो गया देख के सिचुएशन, स्थिति बहुत परेशान थी. वो कुछ भी नहीं, अनरूली थे, वो कुछ भी नहीं सिखा सकता था, वो बहुत परेशान हो गया. सो एक दिन वो he was walking on the beach में, he was walking, और he sees a Malabar school, and he sees बच्चों वो sand में लिख के, a bigger boy teaching a younger child, like that. He saw and बहुत calm, शांति था, वातावरण अच्छा था, सब बच्चों पढ़ रहे थे, और एक ही अध्यापक था. So वो he comes home and he says, हाँ, मैं समझ गया क्या हो रहा. So he starts this 10 years, 10 साल चेन्नई में वो शोध किया, ये क्या सिस्टम है भारतीय सिस्टम, and he calls it the Madras monitorial system. Yeah, he writes big books on it, and 10 years, and he's so big that he says this is the steam engine of education. क्योंकि एक विलेज स्कूल मास्टर 200-300 छात्रों को आसान से पढ़ा रहा था, no problem. So the idea is that the guru teaches 2-3 students, and those 2-3 students teach the other students, and so on and so forth. And the young children, they are very empowered when they have to teach somebody younger, and then punasmaranam also happens when they teach somebody. Your own knowledge and clarity becomes better, and then when they learn also, they're easier to learn from a peer than from a teacher. They can go ask questions, samshaya nivritti, all that they can do very easily with a peer, with a sahapati.
rather than with with a teacher. So this is how so even the German missionaries earlier on used to say in 1700s that kya Bharat mein sab log, everybody was literate. How do they manage that? Because in that time, in the 1800s, Europe had very few, only the very elite could afford education. So he takes this idea back and he writes to England saying this is the steam engine of education. Yeah, and calls it the Madras monitorial system. Ek monitor ko laga ke, monitor will teach the others and wo others will teach the others. So he took this system and he perfected it. He even in Kantasti Karanam, right? We had like they didn't know how to do tables and all. So even Kantasti Karanam, right? Chandas mein jo hai uska Kantasti Karanam ka tarika binna hai from so Gadya or Padya se kya, how do you do Kantasti Karanam of that? So we have very, very good systems. How often do you do it? Raat mein ya subah kaise karen, kitni baar karen, all that is there. So he took all that for tables learning, right? And then mathematics, all of that, and he took it to England. So in England, King George makes a big hero out of him. Westminster Abbey mein uska bada sa monument hai, because he brought education to the masses. So इस system को उपयोग करके फिर सारा यूरोप को शिक्षण मिला in a few years, within a few years, a monitorial system. And then there was another person called Lancaster, Joseph Lancaster, and he stole this idea from Bell. But of course, Andrew Bell did not say this is the Indian system. He called it his own monitorial system. But of course, karma came back because Joseph Lancaster stole from him. And they both had a fight. And Joseph Lancaster, what he did, he called it the Lancaster monitorial system. And he went to America, the New World. And within a few years, whole of New York was educated. And then the whole of America and the whole West. So more than the Industrial Revolution, this system of educating the masses was huge because it fueled with good people who were educated. It fueled the and India was made illiterate. And we got the Macaulay system. We got the Macaulay system. We got the Macaulay system for a tray. So even today, we can use these systems to educate the masses. Of course, we have technology also, we can do it. And in fact, I also mentioned this Panini Shodha Samsthanam in Chhattisgarh, where I've sent my own 2 boys to learn Vyakaranam. And it is one thing I just wanted to introduce this. मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी विजया जी कह रही हैं, ये इन्होंने स्वयं इसका प्रयोग अपने दोनों बच्चों पर किया है और उनको गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा दी है और आज वो आईवी लीग स्कूल्स में टॉप पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, आईवी लीग कॉलेजेस में, सॉरी जी. हाँ, आईवी लीग कॉलेजेस में, क्योंकि सिंस आई होम मैंने घर में ही पढ़ाया उनको और भारत लेके आया भी, लेकिन भारत में विश्वविद्यालय का अनुमति नहीं है क्योंकि होम स्कूल वालों को अनुमति नहीं देते हैं. बिकॉज सीबीएसई भी स्कूल प्राइवेट से नहीं जा सकते और आईसीएसई सब ओनली एनआईओएस में प्राइवेट कैंडिडेट हो सकता है और एनआईओएस का स्टैंडर्ड बहुत लो है वो एटलीस्ट उस समय. सो इसीलिए मेरा चॉइस ये था, तो घर में ही पढ़ा के विदेश भेजना चाहिए या स्कूल में लगा के देन मेन स्ट्रीम करना है. सो आई जस्ट चोज टू कीप देम एट होम and then send them abroad because I had no choice. But anyway, my own 2 boys, wo Chhattisgarh mein this monitorial system, aaj bhi you can see it working. Ek 83-year-old Vidushi Pushpa Dikshit Mataji, Panini Shodha Samsthanam, apne pension se chala rahi hai. So Annadanam Vidyadanam de rahi hai Mataji, yeah, sabke liye. And anytime at least 50 students are there, 50 students at least, and all different ages, girls and boys, men and women. विदेश से आ रहे हैं, चाइना से प्रोफेसर्स आ रहे हैं, हाइडलबर्ग से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं शिक्षण करने के शिक्षा के लिए. So it's only a Vyakaranam Gurukulam, and you can see how the monitorial. So only एक माताजी सबको शिक्षा दे दी है कैसे. This monitorial system, you can see it in action over there. Yeah, in Chhattisgarh, in some 30th city, but it's a gem there.
you know. So I say गुरुकुल बहुत सारे हैं भारत में, हमको खोजना पड़ेगा और उसको पुनरुत्थान करना पड़ेगा. And also Mataji has she has come up with her own pedagogy of teaching Panini. So Sanjay, the Panini Vyakaranam used to go through the methods of Siddhanta Kaumudi. And you studied the Siddhanta Kaumudi to understand Panini. And the method it's based on the final words, right? So you will pick up all the different sutras and put them together and say, this is how you get this shabda, right? But what Mataji has done is she has rearranged the entire way of how to teach Panini into little machines, little operations of different sutras, right? And then you put them all together. So it's a whole different pedagogy of how to do Panini. So the Siddhanta Kaumudi methodology would take 10 साल, just व्याकरणम पढ़ने के लिए. And उसके बाद भी उसका अच्छा ग्रास्प नहीं हो पाता था. माता जी के पद्धति से पौष्पिक प्रक्रिया उसका नाम है, वो उसे 1 साल में पढ़ सकते हैं व्यक्ति. So इतना इनोवेशन भी है. And we don't give Bharat Ratna to people like this, so these are all hidden gems. कोई नहीं जानते अभी क्या व्याकरण क्या होता है, पाणिनि क्या होता है. So that's how. So when you talk about Indic knowledge systems, this is how sad state of affairs. Because in college में 2-3 credit के लिए, it's a good attempt. 2-3 credit के लिए we get something. But this is all, 5-year-olds, you should see how they do. They have contest of the sutras and how they can put, the words together and all of that. So you'll see one Mataji at 83 looking after Babuji, who's 92, and monitoring all 50 students and teaching. That is a level of Vidyadhanam, Annadanam. It reigns in the country because of people like her, who give so much to Dharma. So we talk about this as a case study, in the end of the book, and we give ideas for us to revive education, that all is not lost. We can still use some of these methods. So the main troubling part is this sex education that's coming in, the social emotional learning that's coming in, and parents will not even know, Sanjay ji, because it's all going to be online. And at the undergraduate level, what we call the liberal arts. Exactly. In fact, we wanted to do a whole big scan of the entire education system, but we just stopped at K-12 because there's just so much going on in K-12 education. So I think I want people to look into all these things, and Hindi may be anuvad aa rahi hai, because the Hindi belt is, the main target for this kind of thing, right? So you will find that this kind of CSE has gone, there are MOUs signed with UP, Bihar, Rajasthan, Gujarat, all over. It's the MOUs are all signed. It's just a matter of implementation. So right now is the time to stop it. Usko, बंद करने के लिए यही समय है, because if this goes, we have lost our children. हम खो गए हम अपने बच्चों को. So we call it the Breaking India 3.0. So Rajiv ji's Breaking India 1.0 था वो grassroots Christian missionaries, उनको tribals and Christian missionaries. Breaking India 2.0 था Snakes in the Ganga, with all the elites on top, trying to break India from above, bringing in higher education things and policies. And ये है Breaking India 3, अपने बच्चों को activist the social emotional learning makes you an activist. So these are the 21st century skills हम सिखाते हैं activist बनने के लिए, and वो भारत को तोड़ने के लिए. So this is the Breaking India 3.0 with अपने बच्चों अपने taxpayer money से हम करते हैं. So this is essentially what is going on in this book. आपको बहुत बहुत धन्यवाद विजया जी. बहुत अच्छे से आपने, आई नो यू हैव प्रॉब्लम्स इन हिंदी, फिर भी आपने अटेम्प्ट किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत. लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू संजय जी, इफ यू कैन कीप द बुक अप, नो, सो उसमें कवर है
या अघासुर, सो वो ये बड़ा सांप है और बच्चे सब अंदर जाते हैं ना। सो ये है हमने भागवत पुराण से ये मेटाफोर ये उपमा लिया है। या यू कैन पुट इट डाउन एंड we took this from the Bhagavata Purana because Aghasur, कंस ने अघासुर को भेजा है वृंदावन जाके, कृष्ण को, बच्चों को। सो ये सब, ये गुफा है, ये बड़ा वाला गुफा, वो और वृंदावन को बच्चे सब अंदर जाते हैं, वो चमक चमक कर एक क्रिस्टल सब है वो अंदर, सो बच्चे अंदर घुस जाते हैं। सो इसी तरह हमारा नीति आयोग सब एक अघासुर की तरह हमारा नेक्स्ट जनरेशन को लेके एक्टिविस्ट बनाने के लिए और भारत को तोड़ने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो that was the metaphor of the book. Correct. तो अब we can stop it now at this point. और जैसा आपने देखा दर्शकों कि हम इस पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं, Who is Raising Your Children, किस तरह से जो पूरा का पूरा जो आपका वेस्टर्न मार्क्सिज्म जो है वो कल्चरल मार्क्सिज्म टाइप का, पोस्ट मॉडर्निज्म टाइप का, वो सब घुसता आ रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और जो कि हमारे बच्चों को उसी स्थिति में ले जाएगा जहाँ पर अभी पिछले बाइडेन ईरा में अमेरिका के बच्चे थे। वो वहाँ तो एक प्रतिक्रिया हो गई और वहाँ एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो इस चीज़ को समझता है और इसको डिसमेंटल कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी जो अज्ञानता है इस बारे में, अनभिज्ञता है, जो इग्नोरेंस है, उसको हमें टैकल करना अत्यंत आवश्यक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। नमस्ते, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।